अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 19 क्रोमेटोग्राफी आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि क्रोमेटोग्राफी जो है ये हमारे पास क्या होती है। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज फॉर द सेपरेटिंग द मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने मिक्सचर के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट को जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फिगर के अंदर भी देखें तो हमारे पास सपोज करें एक मिक्सचर है। ये हमारे पास मिक्सचर है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद हैं। डिफरेंट कंपोनेंट को हमने मिक्स करके ये मिक्सचर जो है वो बनाया हुआ है। तो हम इसको सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, हम इसकी क्रोमेटोग्राफी करवाएंगे। तो आफ्टर क्रोमेटोग्राफी जो ईच कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ऐसी टेक्निक जो कि मिक्सचर के हर कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होती है, इस टेक्निक को जो है हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आफ्टर आफ्टर सेपरेशन इसका जो हर कंपोनेंट होता है उसको फिर हम एनालाइज कर सकते हैं फर्दर, उसकी आइडेंटिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एंड अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। उसको प्योरीफाई कर सकते हैं और इस तरह उसको जो है वो क्वालिटीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। अगर हम इसकी वर्ड के लेटरल मीनिंग जो है उसके ऊपर फोकस करें कि वर्ड क्रोमेटोग्राफी का मीन क्या है, तो बेसिकली वर्ड क्रोमेटोग्राफी इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। और ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। ये हमारे पास जो है वर्ड क्रोमा और ग्राफीन जो है उसका कम्बिनेशन है। तो वर्ड क्रोमेटोग्राफी जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये टू ग्रीक वर्ड्स क्रोमा और ग्राफीन से जो है वो ड्राइव किया गया है। वर्ड क्रोमा मीन कलर एंड द ग्राफीन मीन टू राइट। इसके अंदर जो हर कंपोनेंट सेपरेट आउट होता है उसको हम उसकी कलर की बेस पे जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं, इसलिए इस टेक्निक को जो है वो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब लाजमी भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो हर कंपोनेंट सेपरेट आउट हो उसका कलर ही हो, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता था, या इनिशियली जो क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती थी उसमें ये होता था कि हम जिन मिक्सचर को सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं उसका हर कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट कलर देता था। जैसे सपोज करें कि हमारे पास लीव है और हम लीव के डिफरेंट कंपोनेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड जो है उनको देखना चाह रहे हैं, तो हम लीव का सबसे पहले जो है वो सैंपल प्रिपेयर करेंगे। इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करके इसका सैंपल प्रिपेयर करेंगे। फिर हम इसका स्पॉट लगाएंगे पेपर के ऊपर, या जो भी हमने टीएलसी जो है वो यूज़ करनी है, तो हम बेस लाइन के ऊपर इसका जो है वो स्पॉट लगाएंगे। जो आपका क्रोमेटोग्राम अब बन गया है, ये जो पूरा बन गया है टीएलसी प्लेट जिसके ऊपर आपने स्पॉट लगा दिया है, इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। इसको आप जो है ना वो टीएलसी टैंक के अंदर, जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट जो है वो मौजूद है, मोबाइल फेस मौजूद है, उसके अंदर आप इसको प्लेस करेंगे और ऊपर से इसको जो है वो क्लोज़ कर देंगे। इसको फर्दर टाइम के लिए जो है वो डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे आपने स्पॉट लगाया था वो ऊपर मूव करके गया है और उसने डिफरेंट स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस किए। ये लीव्स के अंदर जो भी डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद थे, जैसे अगर उसके अंदर जो है वो कैरोटीनॉइड मौजूद थे या उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था, जो भी उसके कंपोनेंट मौजूद थे वो सेपरेट आउट हो गए और हर एक ने अपना एक स्पेसिफिक कलर जो है वो प्रोड्यूस किया है। तो इस तरह क्रोमेटोग्राफी जो है इसका जो लेटरल मीनिंग है वो ये है कि इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट आउट होते हैं वो मोस्टली जो है वो कलर की फॉर्म में अपीयर होते हैं। लेकिन दोबारा से वही बात आ गई कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपोनेंट जो सेपरेट हो उसका हमें अपनी जो है ना वो नेकेड आई से ही कलर शो हो। तो ज़्यादातर जब कलर शो नहीं होता तो फिर हम उसके लिए डिफरेंट जो है वो केमिकल और फिजिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट हमने सेपरेट आउट किए हैं और हमारी प्लेट पे कोई कलर शो नहीं हुआ, तो हम उसको फिजिकल टेक्निक मीन यूवी लाइट के अंदर उसको रखते हैं और यूवी के अंदर वो हर कंपोनेंट जो है उसका डिफरेंट कलर जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह केमिकल मेथड भी ये है कि आप उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो केमिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं या डिफरेंट केमिकल स्प्रे करते हैं, तो जिसकी हेल्प से वो हमारे सैंपल का कलर जो है वो विजुलाइज हो सकता है। जैसे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि हमने अगर किसी कंपोनेंट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट था और हमने वहाँ से प्रोटीन को जो है वो सेपरेट आउट किया है। अब उसका प्रोटीन का कोई हमें एक स्पेसिफिक कलर शो नहीं होगा अपनी टीएलसी प्लेट पे, लेकिन हम उसको विजुलाइज करने के लिए निन हाइड्रन टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम नीन हाइड्रन जो है उसका सोल्यूशन इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, तो नीन हाइड्रन जो है हमारे गिवन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड और प्रोटीन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और एक स्पेसिफिक कलर जो है पर्पल कलर जो है ना, पिंक पर्पल कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हम अपने उस कंपोनेंट को जो है वो सेपरेट आउट कर लेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे कि ये हमारा कंपोनेंट जो है इसमें प्रेजेंट था। तो ये हमारी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है। इसकी हमने बेसिक डेफिनेशन देखी कि इज़ अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेपरेट आउट द मिक्सचर। तो हमने यहाँ पे फिगर से भी देखा कि किस तरह हमारे पास एक मिक्सचर प्रेजेंट था और उसके अंदर प्रेजेंट हर एक कंपोनेंट को हमने सेपरेट आउट किया बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी। अभी हमने जनरल देखा है, फर्दर हम इसका मेथड आगे डिस्कस करेंगे। और फिर हमने ये देखा कि वर्ड क्रोमेटोग्राफी जो है इसका लेटरल मीनिंग क्या है, और इसमें हमारे पास जो है
इसको क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्यों कहा जाता है। तो अब हम इसकी जो है ना कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं या डेली लाइफ की इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशंस हैं। जैसे इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है कि इसकी हेल्प से हम वाटर की प्योरिटी जो है उसे असेस कर सकते हैं। सपोज़ करें कि हमारा कहीं का वाटर है, वाटर सैंपल है और वो प्योर नहीं है, या हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो प्योर है या नहीं, तो हम उसी तरह उसकी भी क्रोमेटोग्राफी करवाएंगे। अगर आपका वाटर जो है वो प्योर हुआ तो आपको कोई स्पॉट अपीयर नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर के अंदर कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे आपका वाटर जो है वो हार्ड वाटर है, उसमें कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो फिर उनकी वजह से कुछ ना कुछ स्पॉट जो है वो अपीयर होंगी। या इसके अलावा वाटर के अंदर कोई हैवी मेटल मीन लेड या कोई और हैवी मेटल प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से वाटर के अंदर जो है ना, हमें उसके जब हम क्रोमेटोग्राफी करवाएंगे तो उसके डिफरेंट स्पॉट जो है वो अपीयर होंगे। तो इस तरह वाटर की प्योरिटी जो है उसको हम असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी। सेकंड, इसकी ये यूज़ भी है कि हम फूड की न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन हम देख सकते हैं कि फूड के अंदर जो है क्या कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, या लिपिड है, और इसके अंदर कौन सा जो है विटामिन्स प्रेजेंट हैं। हम इसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फूड का भी हम उसी तरह सैंपल प्रिपेयर करेंगे और उसको जब हम राउंड करवाएंगे तो उसके अंदर जो हर कंपोनेंट सेपरेट प्रेजेंट होगा, वो इसी तरह जो है ना हमें सेपरेट आउट हो जाएगा, हमें जो है ना विजुलाइज हो जाएगा कि इसके अंदर ये कंपोनेंट मौजूद है। और नेक्स्ट हम इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जैसे हमें किसी मेडिसिन के अंदर जो है उसकी कंपोनेंट फाइंड करनी हो कि ये मेडिसिन जो है किसका कम्बिनेशन है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो वहाँ पे भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं। फर्दर ये बेवरेज इंडस्ट्री में और इस तरह फोरेंसिक में या ड्रग एनालिसिस में, ड्रग टेस्टिंग में जो है वो ये यूज़ होती है। तो ये हमने इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो है उसको डिस्कस किया कि क्रोमेटोग्राफी जो है ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है। तो ये हमारा जो है ना इसकी मेन डेफिनेशन थी। और इसके बाद हमने इसकी जो है ना वर्ड का लिटरल मीनिंग देखा, और उसके बाद हमने इसकी जो है ना कुछ एप्लीकेशन जो है उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ मेन कंपोनेंट। द टॉपिक है हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। आई मीन हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं, या क्रोमेटोग्राफी में आपको कौन कौन सी मेन टर्मिनोलॉजीज जो है उनका पता होना चाहिए बिफोर स्टडिंग द क्रोमेटोग्राफी। तो हम मेन कंपोनेंट और मेन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे 5 मेन कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस है, फिर हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर है, इस तरह हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट है, और लास्ट पे हमारे पास जो है वो बेस लाइन है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेशनरी फेस से। तो स्टेशनरी फेस जो है ये हमारे पास क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि स्टेशनरी फेस एक ऐसा फेस है जो कि मूव नहीं करेगा। तो स्टेशनरी फेस जो है वो मूव नहीं करता। ये एक सबसे पहला कंपोनेंट है मोबाइल क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो स्टेशनरी फेस जो है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, और स्टेशनरी फेस जो है ये आपका लिक्विड भी हो सकता है। तो सॉलिड किस तरह हो सकता है और लिक्विड किस तरह से हो सकता है ये हम देखते हैं। जैसे अगर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखें, ये फर्दर जो है आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक ली हुई है। हमने ये कॉलम पूरा लिया हुआ है, ये हमारा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है और ग्लास का बना हुआ होता है इस तरह, और यहाँ पे एक साइड पे इसकी जो है ना वो ओपनिंग होती है। तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है। कॉलम के अंदर हमने स्टेशनरी फेज जो है वो फिल की है, और इसके अंदर ये जो पूरी हमने स्टेशनरी फेज, ये जो आपको जो है ना एक्वा ब्लू कलर में नज़र आ रही है स्टेशनरी फेस है ये हमारी, और ये सॉलिड फॉर्म में है। और ये स्टेशनरी फेज जो आपने सॉलिड फॉर्म में यूज़ की है, ये आपकी जो है ना वो सिलिका हो सकता है, SiO2 जो है वो हो सकता है, इस तरह ये एलुमिना जो है ये भी हो सकता है। तो ये एड्जॉर्बेंट हो सकते हैं ऐसे अच्छे एड्जॉर्बेंट जैसे सिलिका है या हमारे पास एलुमिना है, इनको हम स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो स्टेशनरी फेस सॉलिड हो सकती है, और उसकी हमने एग्जांपल ली कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस जो यूज़ होती है वो आपकी सॉलिड ही होती है। और उसमें हमने देखा कि स्टेशनरी फेस जो ज़्यादा यूज़ होती है वो सिलिका है या एलुमिना है। तो आप अपने कॉलम के अंदर उस सिलिका को पैक्ड कर देते हैं, मीन उसको फिलिंग कर देते हैं, तो इसको आप पैकिंग ऑफ द कॉलम जो है वो भी कहते हैं। इस तरह एलुमिना यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एक स्टेशनरी फेस हो गई। सेकंड, अगर आप देखें तो आप लिक्विड को भी स्टेशनरी फेस के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड कहाँ पे स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज़ होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखें तो हमारा स्टेशनरी फेस बेसिकली लिक्विड ही होता है। ये हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी लिया हुआ है एक सेटअप। तो हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर पेपर जो है उसको डिप्ट किया हुआ है, और नीचे यहाँ इसका सॉल्वेंट जो है वो रन करेगा। तो जैसे ही सॉल्वेंट जो है ये इसके ऊपर फ्लो करता है ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, तो सॉल्वेंट कुछ आपका पेपर के अंदर एड्जॉर्ब हो जाएगा, एड्जॉर्ब होगा वो सॉल्वेंट। अब आपका वही सॉल्वेंट जो है वो स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट करेगा। पेपर स्टेशनरी फेस नहीं होगा, द सॉल्वेंट एड्जॉर्ब्ड ऑन द पेपर वो आपका जो है वो स्टेशनरी फेस के तौर पर काम करेगा। तो इस तरह
ये हमारी जो है, ये हमने देखा कि हमारी स्टेशनरी फेज़ होती है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि स्टेशनरी फेज़ इज़ अ फेज़ दैट कैन नॉट मूव, और इस मोबाइल फेज़ इसके ऊपर मूव करती है, ये मूव नहीं करती। और उसमें हमने इस 2 चॉइस देखी कि इसके जो स्टेशनरी फेज़ में भी इन सॉलिड फेज़ और द लिक्विड फेज़। और फिर हमने देखा कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं वो सॉलिड होती है, और उसकी हमने एग्जांपल ली कि सिलिका हो सकता है या एल्यूमिना। ये हमने सेटअप भी देखा कि किस तरह हमने एक कॉलम के अंदर जो है वो सिलिका को स्टेशनरी फेस के तौर पर फिल किया हुआ है, उसको पैक्ड किया हुआ है। इस तरह आपका लिक्विड भी स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज़ हो सकता है, और उसकी हमने एग्जांपल देखी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर आप देखें तो वो लिक्विड जो पेपर पेपर के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, बेसिकली वो स्टेशनरी फेस के तौर पर जो है वो काम करता है। इसको हम फर्दर जो है वो इसके मेन टॉपिक के अंदर फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमारा मेन जो है वो स्टेशनरी फेस हो गया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्रोमेटोग्राफी का, वो हमारे पास है मोबाइल फेस। और मोबाइल फेस जैसे आपको नाम से लग रहा है कि मोबाइल फेस एक ऐसा फेस है जो कि मूव करता है, ये स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करता है। अगर आप इसको ना एक नॉर्मल वे में समझना चाहें, तो जैसे आप ये देखें ना, ये हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी का हमने सेटअप लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक पेपर को जो है ना यहाँ पे क्लैम्प किया हुआ है ऊपर से, और हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर इसको रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर के ऊपर जो है वो मूव करेगा। कुछ सॉल्वेंट पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वही सॉल्वेंट आपका स्टेशनरी फेस है, और फर्दर ये सॉल्वेंट जो है ऊपर मूव करेगा। तो अब आपने यहाँ पे जो कंपोनेंट लगाया हुआ है, वो अगर उसकी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन हुई तो वो ज़्यादा जल्दी, जिससे जैसे सॉल्वेंट मूव करता जाएगा वो भी ऊपर मूव करेगा। और अगर उसकी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन हुई, तो वो जो सॉल्वेंट जो पेपर के ऊपर एड्जॉर्ब है, उधर ही वो पॉइंट जो है वो कंपोनेंट आपका उधर ही रहेगा। तो इस तरह मोबाइल फेस जो है वो स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करता है। या आप यहाँ पे इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इसको समझना चाहें, तो ये जैसे हमने अपने कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस को पैक किया हुआ था, और उसके ऊपर हमने जो भी सैंपल है, जो भी हमारा मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट आउट करना है, वो ऊपर से अब हमने लोड कर दिए, वो ऊपर से हमने उसको डाल दिया है। तो अब हम इसके ऊपर जो तीसरी चीज़ डालेंगे वो हमारा मोबाइल फेस होगा। तो मोबाइल फेस हम जैसे ही डालेंगे, तो हमारे इस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट जो प्रेजेंट होंगे उनकी या तो इस मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, या इस स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो डिपेंड करता है कि किस कंपोनेंट की किस फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है। अगर मिक्सचर में मौजूद कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वो मोबाइल फेस, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे मूव करना है, तो वो मोबाइल फेस के साथ ही नीचे मूव करके जो है वो आएगा। और वो हमारे यहाँ पे जैसे ये आपको ग्रीन स्पॉट जो है नज़र आ रहा है, ये जैसे आपको नीचे सबसे नज़र आ रहा है, तो ये मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन थी, तो ये जल्दी मोबाइल फेस के साथ जो है वो मूव करके आए। और अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसकी स्टेशनरी फेस के साथ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन है, मीन जी अगर आप पिंक कलर वाला कंपोनेंट देखें, तो इसकी स्टेशनरी फेस के साथ, सॉरी पिंक कलर वाला तो हमारा मोबाइल फेस है, ये अगर आप देखें कि ये हमारा जैसे ऑरेंज कलर वाला है, तो इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ जो है वो ज़्यादा है। तो ये स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा अटैच रहा है, तो ये देर जो है ना इसने ज़्यादा देर लगाई है नीचे जो है ना इल्यूट होने में। तो इस तरह ये हमारा मोबाइल फेस होता है जो कि स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करता है, और हमारे मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट आउट करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर अट्रैक्शन विद द मोबाइल फेस एंड द स्टेशनरी फेस। अब अगर हम मोबाइल फेस के फेसेस की बात करें कि ये किस फेस में प्रेजेंट हो सकता है, तो मोबाइल फेस आपका जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस भी हो सकता है। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें आप लिक्विड को मोबाइल फेस के तौर पर यूज़ करते हैं, उस क्रोमेटोग्राफी को आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और जैसे ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जैसे ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे हमने दोनों के अंदर लिक्विड एज अ मोबाइल फेस के तौर पर यूज़ किया है, तो इसे हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लेंगे जनरली। इस तरह आपका ऐसा भी मोबाइल फेस जो है हो सकता है जिसको आप गैस फॉर्म में जो है वो यूज़ करें, तो उसको हम फिर गैस क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, और मोस्टली उसको जीसी कहा जाता है, जिसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ जो है ना वो असेंबल करके ज़्यादातर स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के अंदर जो है और एनालिसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो मोबाइल फेस जो है ये आपका लिक्विड और गैस जो है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें आप लिक्विड को मोबाइल फेस के तौर पर यूज़ करते हैं, उसे आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। और ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें आप जो है ना वो गैस को मोबाइल फेस के तौर पर यूज़ करते हैं, उसे आप जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। तो ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है जो कि हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं, या क्रोमेटोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसका जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रिटार्डेशन फैक्टर है, लेकिन उससे पहले हम जो है वो लास्ट टू कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट है और बेस लाइन है, इनको हम देखेंगे। इसके बाद हम आरएफ मीन रिटार्डेशन फैक्टर को देखेंगे ताकि वो अच्छे से क्लियर हो। तो सॉल्वेंट फ्रंट जो है ये आपका क्या है? सॉल्वेंट फ्रंट जो है बेसिकली वो आपका मैक्सिमम लिमिट है, या वो मैक्सिमम लेवल है जहाँ तक आपका सॉल्वेंट जो है वो मूव करके आया है।
जैसे हमने ये पेपर जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करवाई है, तो हमने यहाँ से अपना कंपोनेंट जो है वो उसका स्पॉट लगाया हुआ था, उसको हमने सॉल्वेंट के अंदर इस पूरे पेपर को डिप किया और हमारा सॉल्वेंट जो है पेपर के ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है ये मूव करता हुआ आया है। और वो मैक्सिमम लेवल जो वो मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक आपका सॉल्वेंट मूव करके आया है उसे आप सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। और सॉल्वेंट फ्रंट इस लेवल के ऊपर जब ये लेवल आपका रीच आउट हो जाता है, तो इस लेवल के ऊपर जो आपकी मोबाइल फेस है और स्टेशनरी फेस है, इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। मीन कुछ जितने कंपोनेंट स्टेशनरी फेस को छोड़ के मोबाइल फेस में जा रहे हैं, उतने ही मोबाइल फेस से छोड़ के स्टेशनरी फेस में भी आ रहे हैं। तो इस तरह इस लेवल पे दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश आउट हो जाता है। तो ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट है, इसको इस तरह से याद रखना है कि वो मैक्सिमम लेवल या वो मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक आपका सॉल्वेंट जो है वो मूव कर सकता है। फोर्थ हमारे पास जो कंपोनेंट है वो बेस लाइन है। तो बेस लाइन जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आपका कंपोनेंट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे अगर आप इसी के अंदर देखें, पेपर क्रोमेटोग्राफी ले लें या टीएलसी ले लें, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं, एक रेफरेंस लाइन लगाते हैं जिसे जो कि ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर जो है एक साइड से 2 सेंटीमीटर का रीजन छोड़ के हम एक लाइन लगाते हैं और उस पे ऊपर अपना सैंपल जो है उसको उसका स्पॉट लगाते हैं बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब। और ये जो आपका पॉइंट है इसी को आप बेस लाइन कहते हैं। तो बेस लाइन बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से आपके कंपोनेंट ने मूव करना जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये हमारी जो है वो बेस लाइन हो जाती है। तो इसको इस तरह से जो है वो याद रखना है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो रिटार्डेशन फैक्टर है और इसको आरएफ वैल्यू भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिटार्डेशन फैक्टर है, रिटार्डेशन फैक्टर बेसिकली रेशो है। तो इट इज़ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन ट्रेवल बाय द सल्यूट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो इन दोनों की आप रेशो लेते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये जो है ना पूरा एक हमारा मिक्सचर था, उसमें हमारे डिफरेंट कलर थे, जैसे उसमें रेड कलर था, ब्लू था और पर्पल था, तो उनको हमने सेपरेट आउट किया। ये इस तरह से वो सेपरेट आउट हो गए और यहाँ तक हमारा मैक्सिमम सॉल्वेंट जो है वो मूव करके आया। आपने ये करना है कि आपने बेस लाइन से जहाँ तक सॉल्वेंट ने मूव किया वो डिस्टेंस आपने मैयर कर लेना है। तो बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो 10 सेंटीमीटर है। और हमारा ये जो मिक्सचर था जिसके 3 कलर थे, जिसके 3 कंपोनेंट थे, जिसका रेड कंपोनेंट था, पर्पल था और ब्लू था, वो भी अब सेपरेट आउट हो गए, वो भी मूव करके आए। तो आपने बेस लाइन से ओरिजिन से लेकर इस रेड तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, ये 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपने बेस लाइन से लेकर इस पर्पल तक का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड कर लेना है, ये 6 सेंटीमीटर है। और बेस लाइन से लेकर आपने जो ब्लू वाला है, ब्लू कलर है, वहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब आप इसमें से हर एक जो कंपोनेंट है, ये आपके 3 कंपोनेंट है, आप इनमें से प्रेजेंट हर एक कंपोनेंट जो है उसका आर एफ वैल्यू मीन रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकती हैं। तो ये आप किस तरह से फाइंड करेंगे? सपोज करिए हम रेड का पहले फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेड कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन, कि इस रेड कंपोनेंट ने बेस लाइन से लेकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो बेस लाइन से सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो हमने पहले देखा हुआ है कि ये 10 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर जो है ये आएगा। तो इस तरह हम जो है आर एफ वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। ये हमारे रेड कंपोनेंट का आर एफ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगा। इसी तरह आप पर्पल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पर्पल का डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस लाइन 6 सेंटीमीटर है। तो और इसी तरह जो हमारा सॉल्वेंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर है। जब आप इसकी रेशो लेंगे तो ये हमारे पास आंसर 0.6 आएगा। और अगर आप ब्लू को फाइंड करना चाहें तो आप 8 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास 0.8 जो है ये आर एफ वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आर एफ वैल्यू या रिटार्डेशन फैक्टर होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था।